जय हिंद दोस्तों। देखो, आज मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज बताने वाला हूँ। आपने अब तक पढ़ा होगा कि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास में नैनी नामक जगह से निकाला जाता है। और भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे। कैसे भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे, मैं आपको समझाऊंगा कि सिर्फ भारत का ही मानक समय नहीं, आपसे किसी भी देश का कोई भी मानक समय आपसे पूछता है किसी भी देशांतर पर, आप बहुत आसानी से बता दोगे इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास में इस चीज को समझने के बाद। चलो समझते हैं कैसे मानक समय को निकाला जाता है। अब आपसे पहले बात करें तो हम बात करते हैं पृथ्वी की। भाई, आपने पृथ्वी को देखा होगा। वैसे तो पृथ्वी को नहीं देखा, हमने पृथ्वी को किस में देखा? मैप में देखा है, ग्लोब में देखा है। तो जो हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें पृथ्वी एक सर्कलाकार रूप में नजर आती है। बल्कि पृथ्वी की शेप को लेकर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि नाशपाती रूप में, कुछ इसे अंडाकार रूप में कहते हैं, कुछ सर्पिलाकार रूप में कहते हैं, कुछ इसे गोला रूप में कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं पृथ्वी की शेप को लेकर। हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है भाई, सर्कलाकार है। जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो उस पर कुछ लाइंस खींची होती हैं। आपने देखा ना कि कुछ लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती हैं, कुछ लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। वो क्या है? वो काल्पनिक रेखा है। अब इन काल्पनिक रेखाओं को क्यों खींचा गया है? एक काल्पनिक रेखा से तो हमें किसी देश की स्थिति के बारे में पता चलता है कि वो देश किस स्थिति पर है। वो पता चलता है लैटिट्यूड से, जिसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश से क्या पता चलता है? एक देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। किसी देश का टाइम किससे निकालते हैं? तो लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है, जिसे हम देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखा किसी देश के मानक समय को निकालने के लिए उपयोग की जाती है, और अक्षांश स्थिति के बारे में। इन काल्पनिक रेखाओं को किन के द्वारा खींचा गया? तो इनको अंग्रेजों के द्वारा खींचा गया था। किन के द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्योंकि भाई, पूरे विश्व में व्यापार किसने किया? अंग्रेजों के द्वारा पूरे विश्व में व्यापार किया। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उन्होंने अपने सामान को भेजने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग किया। लेकिन बड़ी दिक्कतें होती थी जब वो समुद्र में व्यापार करते थे। दिक्कत क्या होती थी कि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं थी कि भाई हमें किस लोकेशन पर पहुंचना है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे बेहतर कंसेप्ट क्या निकाला कि पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं को खींचा। तो लैटिट्यूड से एक देश की स्थिति का पता चलता है और लॉन्गिट्यूड से एक देश के मानक समय को निकाला जाता है। तो पृथ्वी को उन्होंने दो भाग में डिवाइडेड किया। कितने भाई? 2 पार्ट में पृथ्वी को डिवाइडेड किया गया। ठीक है। इक्वेटर। भाई, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइडेड करने वाली कौन सी काल्पनिक रेखा है? तो भाई वो काल्पनिक रेखा है आपकी इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कह देते हैं। भाई 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसे क्या कहा जाता है भाई? अक्षांश कहा जाता है। इसे इक्वेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर भी कहा जाता है। यानी इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। अब कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को दो भाग में डिवाइडेड करती है? तो भाई भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में डिवाइडेड करती है, भाई नॉर्थ और साउथ की तरफ। ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि इस काल्पनिक रेखा को ऐसे खींचा गया है। चलो यहाँ पे खींच लेते हैं, थोड़ी ज्यादा ऊपर हो गई है। ठीक है, नीचे को खींच लेते हैं, इसे यहाँ पे खींच लेते हैं। ठीक है। तो भाई 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में डिवाइडेड करती है। अब इन्हें एक डिस्टेंस पर खींचा गया है। ऐसे डिस्टेंस पर इन्हें नॉर्थ पोल तक खींचा गया। और डिस्टेंस कितनी रखी गई? 111 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नॉर्थ तक जब इन लाइनों को खींचा गया तो कितनी खींची गई? तो भाई नॉर्थ तक 90 हुई। तो 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ तक कितनी अक्षांश होती है? 90 होती है। ऐसे भाई साउथ की तरफ इतनी ही डिस्टेंस पर इनको खींचा गया। तो भाई जब इतनी ही डिस्टेंस पर इनको साउथ तक खींचा गया तो कितनी साउथ में आपकी लैटिट्यूड हुई? तो भाई साउथ में हुई आपकी 90। तो भाई टोटल आपसे पूछता है कि टोटल लैटिट्यूड कितनी है? तो टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है? 90, 90, 180। और इक्वेटर को भी काउंट कर लेते हैं। इक्वेटर को काउंट कर लेते हैं तो कितनी हो जाती है? इक्वेटर को काउंट करने के बाद 181 हो जाती है। कितनी? 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं कुल। अगर इक्वेटर को काउंट नहीं करता है तो भाई 180 अक्षांश रेखा होती है। तो 0 से 90 नॉर्थ की तरफ और 0 से 90 साउथ की तरफ होती है। ये तो अक्षांश होंगे जिनसे किसी देश की स्थिति का पता चलता है। अब आप देखिए बीच में से भी एक लाइन खींची गई है। क्या खींची गई? बीच में से भी एक लाइन को खींचा गया। वो कौन सी है भाई आपकी? वो है आपकी 0 डिग्री देशांतर। आप देखेंगे कि इस प्रकार से ग्लोब पर कुछ लाइनें खींची हुई हैं। देखिए ना, आपने ग्लोब को देखा होगा, इस प्रकार से ग्लोब नजर आता है। जब हम अपने ग्लोब को देखते हैं वो कौन सी होती है? देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री, भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा को किस नाम से जानते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को किस नाम से? तो भाई इसे जाना जाता है ग्रीनविच रेखा के नाम से। ग्रीनविच रेखा किसके नाम से? ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भाई ग्रीनविच क्यों रखा गया 0 लॉन्गिट्यूड का नाम? क्योंकि इस लाइन ने सबसे पहले इंग्लैंड के एक शहर को टच किया, ग्रीनविच को। उसी शहर के नाम पर इस लाइन का नाम रख दिया गया। 0 लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच के नाम से जाना गया। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जाना जाता है। ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा खींची गई थी, तो भाई इसलिए अंग्रेजों ने जब
उन लाइनों को खींचा तो अपनी मनमानी भी की, और मनमानी में इस लाइन का नाम अपने शहर के नाम पे रख दिया। ऐसे इनको भी एक डिस्टेंस पर खींचा गया। ये जो खींची गई थी ये टोटल 180 थी। कितनी थी भाई? 180 थी। 180 ईस्ट की तरफ और 180 किसकी तरफ थी भाई? वेस्ट की तरफ थी। टोटल कितनी होगी? 360 हो गई। ठीक है, तो भाई 180 ईस्ट की तरफ, 180 किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। टोटल कितनी होगी? 360 क्या होगी? लॉन्गिट्यूड हो गई। ठीक है, 180 देशांतर रेखा को इंटरनेशनल लाइन कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं 180 लॉन्गिट्यूड को। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा टाइम टेबल कैसे निकाला जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 0 डिग्री ग्रीनविच से अगर आप ईस्ट की तरफ चलोगे तो टाइम को प्लस किया जाता है। क्या करते हैं? टाइम को प्लस किया जाता है। और भारत किसकी तरफ पड़ता है भाई? ईस्ट की तरफ पड़ता है, इसलिए भारत का जो टाइम होगा वो 0 डिग्री देशांतर से क्या होगा? प्लस, यानी आगे ही चलेगा। ठीक है, और भाई जो अगर आप वेस्ट की तरफ जाओगे, पश्चिम की तरफ जाओगे, तो उस टाइम को माइनस किया जाता है। तो पश्चिम की तरफ कोई भी देश पड़ेगा तो वो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, तो हम जब पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी एक सर्कलाकार रूप में नजर आती है, और जब कोई एक सर्कलाकार रूप में होती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल। हमारी जो पृथ्वी है वो रोटेशन कितने डिग्री के एंगल पर करती है? तो 360 डिग्री के एंगल पर पृथ्वी के द्वारा रोटेशन किया जाता है, परिक्रमा की जाती है। उस रोटेशन को करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो भाई आपको पता होगा कि कितना समय लगता है, पता होगा ना कि 24 घंटे में हमारी पृथ्वी कितने डिग्री एंगल घूम जाती है? 360 डिग्री एंगल घूम जाती है। कितनी? 360 डिग्री एंगल 24 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है, जिसे पूरा एक दिन कहा जाता है। हम देखिए भाई, आपसे पूछे 24 घंटे का तो पता है, मैं आपसे पूछूं 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री का रोटेशन कर लेती है, तो 1 घंटे निकाल लेते हैं। भाई 24 से डिवाइड करते हैं, हमें 1 घंटे निकालना है, तो भाई 24 इधर किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। 360 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा? बताओ, मैथ बहुत अच्छा है ना, बताओ कितनी बार कटेगा? तो भाई काटेंगे तो 12 3 36 और 12 दूनी 24 और 2 से कितनी बार कट गया? 15 बार। तो यानी 1 आवर इक्वल टू कितना आ गया भाई? 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री। अब आपसे ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम जाती है? वही पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, या 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 1 घंटे का लगता है। ये भी तो पूछा जा सकता है ना। लेकिन हम एक काम करते हैं, मिनट में चलते हैं। तो भाई 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? तो 1 घंटे में भाई 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। इक्वल टू कितना भाई? 15 डिग्री। अब 60 मिनट कहें, 1 घंटा कहें, बात तो एक ही है ना। 15 से 60 कितनी बार डिवाइड होगा भाई? 4 बार डिवाइड हो जाएगा। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मिनट। देखो ये आपने किताब में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को। पढ़ा है ना किताब में। अब कैसे 1 डिग्री निकलता है ये बात समझ में आई? कैसे 1 डिग्री की वैल्यू 4 मिनट निकलती है, और 4 मिनट की कैसे वैल्यू 1 डिग्री आती है, ये बात क्लियर आपकी समझ में? बिल्कुल आगे होगी। अब आगे समझते हैं, कैसे टाइम को निकाला जाता है। भाई हम भारत के टाइम जोन की बात करें, भाई इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। भाई हम भारत के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है वो 82.5 पूर्वी देशांतर निकाला जाता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड निकाला जाता है। निकाल देना। और ये किस जगह से भाई? नैनी इलाहाबाद से निकाला जाता है। नैनी इलाहाबाद से भारत का मानक समय निकालते हैं। 82.5 पूर्वी देशांतर से भारत का मानक समय निकाला जाता है। और जो मानक समय कितने घंटे आगे? 5 घंटे 30 मिनट। अब वो भी बताऊंगा 5 घंटे 30 मिनट कैसे निकलते हैं। तो भाई हम इसे किस में करते हैं? सही में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भाई 82 से 1/2 को मैं डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 2 की 82 में मल्टीप्लाई, तो कितना होगा भाई? 164। और 164 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 165/2 डिग्री हो गया, 165/2 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है। 1 डिग्री की वैल्यू है क्या? तो 1 डिग्री की वैल्यू है 4 मिनट। 4 मिनट है ना, तो डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो भाई डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 4 की मल्टीप्लाई करूंगा। अपॉन कितना होगा? 2। 2 से 4 कितनी बार कटा है? 2 बार। 165 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 की, 0 हासिल गया 1, 6 दूनी 12, 13 का 3, कैरी 1 गया, 2 1 करना 2 रे, कितना हो गया? 3। कितना हो गया भाई? 330 मिनट। मैथ बहुत अच्छा होगा आपका, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे 330 मिनट में कितने घंटे होंगे, कितने मिनट होंगे। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि भाई 60 पे 1 घंटा, 120 पे 2 घंटा, 180 पे 3 घंटा, 240 पर 4 घंटा, और भाई 300 पे 5 घंटे हो गए। तो 5 घंटे तो पूरे हो गए ना भाई, 5 घंटे पूरे हो गए। अब बचा कितना भाई आपका? तो भाई अब बचा 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट ये निकल आया। आगे ना भाई 5 घंटे 30 मिनट। अब हमारा जो टाइम होगा वो 0 डिग्री देशांतर, यानी 0 डिग्री देशांतर से लॉन्गिट्यूड से जो भी टाइम होगा उससे 5.5 घंटे आगे होगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, यानी ग्रीनविच रेखा से कितना आगे होगा? 5.5 घंटे। अगर यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं
तो भाई इंडिया में कौन सा टाइम हो रहा होगा, इंडिया में कौन सा टाइम हो रहा होगा बताओ। अगर यहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, ये इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड जिन्होंने भाई हमारे ऊपर शासन किया है, तो इंग्लैंड में अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो आप 5 घंटे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। क्यों? क्योंकि भारत ईस्ट की तरफ पड़ता है, पूरब की तरफ पड़ता है, और पूरब का टाइम जोन क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 में जब आप 5 घंटे 30 मिनट काउंट करोगे तो इंडिया का टाइम क्या हो जाएगा भाई, तो 9:30 AM का 9:30 का टाइम क्या होगा, इंडिया के अंदर होगा। समझिए? तो भारत में कितना होगा भाई, भारत में टाइम होगा 9:30 और वहां कितना हो रहा होगा, सुबह के 4 बजे। तो हमारा जो टाइम है ना, वो इंग्लैंड के टाइम से कितने घंटे आगे होगा, 5 घंटे आगे होगा। बात समझ में आई ना, कैसे निकालते हैं, कैसे 5 घंटे 30 मिनट आगे। देखो, आपसे कोई भी पूछे आप बता दोगे, अब आपसे कोई भी पूछा जाए आप बहुत इजीली बता दोगे। देखो, मैं आपसे कहूं कि भाई 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड यानी ग्रीनविच रेखा से, किसी भी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा पर मैं कह रहा हूं कि भाई सुबह के 10 बजे का टाइम है, ठीक है, सुबह के 10 बजे का टाइम है। और भाई कोई कंट्री जो ईस्ट की तरफ है, क्या है भाई, ईस्ट की तरफ है कोई कंट्री, 180 आपको बताना देशांतर लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम होगा उस कंट्री के अंदर। भाई कोई कंट्री 120 यानी 120 लॉन्गिट्यूड पर है और ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन भी बताएगा, क्योंकि फिर हमें पता कैसे चलेगा टाइम प्लस करना माइनस करना है। तो भाई उससे तो पता चलेगा कि जब ईस्ट बताएगा प्लस करेंगे, वेस्ट करेगा तो माइनस करेंगे। ईस्ट की बात कर रहा है तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो भाई अब निकालते हैं कि भाई 120 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो भाई 1 डिग्री की वैल्यू है 4 मिनट। क्या है, 4 मिनट 1 डिग्री की वैल्यू है। क्या भाई 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, 4 मिनट है। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में। तो भाई 120 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 4 का। तो 120 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भाई, 12 4 जा 48। तो भाई 48 यानी 480 मिनट हो गए। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 60 का। और 60 से मैं डिवाइड करूंगा, कितनी बार कटेगा भाई, तो कितना जाएगा, 8 घंटे। कितना होगा भाई, 8 घंटे। इसका मतलब है कि हमें 8 घंटे प्लस करने, तो 8 घंटे प्लस करो, 10 में 2 करोगे तो भाई 12 PM हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 PM। यानी 120 लॉन्गिट्यूड पर जो भी कंट्री होगी, 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो भी कंट्री होगी, उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा भाई, वो टाइम होगा इवनिंग के 6 PM। क्या होगा, इवनिंग के 6 PM। वहां इवनिंग के 5 बज रहे होंगे और यहाँ क्या बज रहा होगा भाई, इंग्लैंड में सुबह के 10 बज रहे होंगे। तो समझ गए कैसे देशों के टाइम अलग होते हैं, टाइम जोन अलग होते हैं। बात क्लियर है ना, क्योंकि भाई स्थिति भी तो है, डिस्टेंस भी तो है। अमेरिका भारत से दूर नहीं है। अब अमेरिका भारत से दूर है, उस डिस्टेंस को पृथ्वी को रोटेशन करने में भी तो टाइम लगेगा। जब पृथ्वी को रोटेशन करने में टाइम लगेगा तो फिर टाइम चेंज होगा, चीजों में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ दिन होगा तो वहां रात होगी, वहां रात होगा तो यहाँ दिन होगा। ये बात क्लियर है। अब आपकी समझ में बात बहुत अच्छे से आगे होगी। अब आपको कमेंट में एक आंसर बताना है। कमेंट में क्या बताना है, आंसर बताना है। और आंसर क्या होगा भाई, एक तो आपको सबसे ज्यादा टाइम जोन बताने कि भाई सबसे अधिक टाइम जोन किस कंट्री के हैं, सबसे अधिक टाइम जोन वर्ल्ड में किस कंट्री के। एक तो ये आपको आंसर बताना है कि विश्व में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसके हैं। दूसरा भाई आपको ये बताना है कि इंडिया के कौन से 2 स्टेट ऐसे हैं जिनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। भाई आपको ये बताना है कि इंडिया के 2 स्टेट ऐसे कौन से हैं जिनमें 2 घंटे का अंतर है। भाई भारत में भी 2 टाइम जोन की बात की जाती है, लेकिन अभी भी भारत में एक ही टाइम जोन से काम चला रहे हैं हम। तो आपको बताना है ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं जिनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी अगर एक स्टेट में सूर्य 6 बजे उगता है तो वहां 8 बजे उगेगा, और अगर एक स्टेट में सूर्य 6 बजे छिप जाता है तो उस स्टेट में 4 बजे ही सूर्य छिप जाएगा। तो आपको बताना है कौन सी 2 स्टेट है, कमेंट में आपको जरूर बताना है। कमेंट जरूर करना इन दोनों आंसर का, ठीक है, कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें और आंसर बताएं। ठीक है, चलो मिलते हैं।